बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नकली नोट के तस्कर फिर से सक्रिय हो गए हैं। जी हाँ, आप अगर कहीं बाजार में जाते हैं और नोट का लेन देन करते हैं, जाहिर सी बात है लेन देन तो करना पड़ेगा ही। आप बाजार जाते हैं तो पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, कारोबार करते हैं तो पैसे लेते हैं। लेकिन बिहार में बड़े पैमाने पर 500 रुपए के जाली नोट सक्रिय हो गए हैं, जाली नोट फैल गए हैं। आप जब भी किसी से 500 रुपए के नोट लें तो फिर देख करके लें, नहीं तो फिर आपके घर में भी, आपके पास भी जाली नोट, नकली नोट आ सकता है। अगर ये नोट आ जाता है तो फिर बेकार हो जाएगा, जब उस नोट से आप कहीं भी खरीदारी नहीं कर पाएंगे। जब बाजार में बड़े पैमाने पर 500 रुपए के नकली नोट उतारे जाने की खुफिया सूचना के बाद पटना पुलिस चौकसी हो गई है। यह नकली नोट खपाने की खुफिया जानकारी के बाद तस्करों के मंसूबे नाकाम करने में पुलिस जुट गई है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा ने पटना सहित सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। जब डीएम के साथ एसएसपी और फिर एसपी को इसको लेकर के पत्र लिखा है। इस पत्र में नकली नोट के धंधे पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाने को कहा गया है। दोस्तों सर्दियों में ठंड का एहसास बढ़ना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड महसूस होने का कारण सिर्फ बाहर की सर्द हवाएं नहीं बल्कि शरीर में किसी विटामिन की कमी से भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता होगा और आप भी किसी से सुनते होंगे या फिर बोलते होंगे कि इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। उतनी ठंड नहीं है जितनी हमको लगती है। इसका एक ही कारण है कि आपके जो शरीर है उसमें कुछ विटामिन की कमी है। वो कौन सी विटामिन है हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि यदि आप सर्दियों में ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं तो ये आपके शरीर में किसी खास विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार विटामिन डी की कमी से ठंड ज़्यादा लग सकती है और इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जब ठंड के मौसम में अक्सर लोग बाहर निकलने से बचते हैं और शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है। इस कारण विटामिन डी की कमी होना एक सामान्य समस्या बन सकती है। विटामिन डी का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना होता है, लेकिन इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भी है। विटामिन डी की कमी से शरीर की गर्मी बनाए रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे अधिक ठंड लग सकती है। विटामिन डी की कमी से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और फिर इसके परिणाम स्वरूप ठंड अधिक लगने लगती है। दोस्तों बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और फिर युवाओं को 24 लाख रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे। आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, पटना और फिर हाजीपुर में जारी है। वैशाली शहरी सहकारिता बैंक में 85 करोड़ रुपए की घपलेबाजी के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों पूरे बिहार पिछले कई दिनों से औसतन 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही उत्तर पछुआ हवाओं से कराह रहा है। जब 11 जनवरी तक यानी कि आज तक इसी तरह ठंड बने रहने के आसार हैं। जहाँ मौसम पूर्वानुमान ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिन बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। जहाँ आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अभी अगले कई दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है। जहाँ अगले कुछ दिनों तक सर्द पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों के लिए 11 जनवरी तक मध्यम से घना कुहासा छाए रहने को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई जिला शामिल है। दोस्तों बिहार सरकार द्वारा बिहार की जमीन का एक नया सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इस सर्वे के बाद जमीन की प्रकृति, उसके प्रकार के आधार पर नए सिरे से लगान तय किया जाएगा। ये सर्वे 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद बिहार की सभी भूमि की यानी कि सभी जमीन की पहचान, उसकी प्रकृति का निर्धारण होगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ खास है और कौन सी भूमि गैर मजरूआ आम है। इसके अलावा पुश्तैनी या फिर रैयती भूमि को लेकर भी सरकार
सरकार नए निर्णय ले सकती है। ये कदम राज्य में यानी कि बिहार में भूमि विवादों को कम करने और फिर कृषि, आवासीय तथा व्यावसायिक भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है। जब वर्तमान में बिहार राज्य में भूमि की प्रकृति का निर्धारण 1920 में ब्रिटिश शासन के तहत कैडेस्ट्रल सर्वे और फिर 1968 से 72 के बीच किए गए रिविजनल सर्वे पर आधारित है। उन क्षेत्रों में जहां पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था वहां पर 1920 का सर्वे ही माना गया है। इस सर्वे के आधार पर भूमि की जो प्रकृति निर्धारित की गई थी वह आज भी प्रचलित है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इंडिया ब्लॉक को लेकर के दिए गए एक बयान के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने पत्रकारों पर ही बढ़ा चढ़ा करके बयान को परोसने का आरोप लगाया है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इस क्रम में जब पत्रकारों ने उनसे राजद के नेता तेजस्वी यादव की बक्सर में इंडिया गठबंधन को लेकर के दिए गए एक बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव को लेकर के ये बयान दिया था। जहाँ कहाँ आप लोग इसे बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। यहाँ तो पहले से गठबंधन है, यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में इंडिया गठबंधन में वाम दल, कांग्रेस, राजद सब एक साथ चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को हराएंगे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। बिहार में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ उनका पुराना गठबंधन है। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया है कि पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, और बाद में देखा जाएगा कि वहां पर क्या करना है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव के बयान पर जब कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो हमें हल्के में लेता है तो फिर उसे हम लोग और भी ज्यादा हल्के में लेते हैं। लेकिन ये साल उभरा नहीं है। बिहार में जो सरकार चल रही है वह आम जनमानस के खिलाफ चल रही है, उसके खिलाफ हमारी मोर्चाबंदी जारी है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बिहार में भी कांग्रेस और फिर अन्य राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन टूटेगा और सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इस स्थिति में एनडीए के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में महागठबंधन का हाल हुआ है वैसा ही कुछ बिहार में भी होगा, जब सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अंत में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आएगा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तेजस्वी के द्वारा दिए गए बयान में जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से निराधार है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे बल्कि उनके 4 अधिकारी सरकार चला रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने इसे दुष्प्रचार बताया और कहा कि यह महज राजनीति है। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में प्रगति हो रही है और फिर यह सरकार पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में चल रही है। हम 2025 में चुनाव लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर व्यंग करते हुए कहा कि पहले ये तय करें कि कौन दरवाजा खोल रहा है और कौन बंद कर रहा है। इस बयान से शाहनवाज हुसैन ने बिहार में महागठबंधन की भविष्यवाणी की टूटने को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दोस्तों, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आपके पास जमीन है लेकिन उसके कागजात नहीं है तो फिर आप सावधान हो जाइए। जब बिना सही दस्तावेज के आपकी जमीन सरकारी हो सकती है। जी हां, बिहार सरकार ने सभी जमीन मालिकों से कहा कि उन्हें फॉर्म भरना होगा और फिर साथ ही साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जब बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के लिए 177 विभिन्न विशेषज्ञों की एक लिस्ट बनाई है जिसके आधार पर जमीन की पूरी जानकारी ली जाएगी। यह सर्वे जमीन के स्वामित्व, उसके प्रकार और फिर उसकी कृषि योग्यता की जांच करेगा। जब बिहार के राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आप अपने जमीन का सर्वे कराने जा रहे हैं तो फिर इस दस्तावेज को, जो हम आपको दस्तावेज अभी बताने जा रहे हैं, वो दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि यह है जमाबंदी संख्या का विवरण, माल गुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि आपके पास हो तो, वहीं पर मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, वारिस होने का प्रमाण पत्र, वंशावली प्रपत्र 3-1, प्रपत्र 7 और LPM। इन दस्तावेज के साथ आपको जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भर करके सिविल कार्यालय में जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन की सीमाएं स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ताकि सर्वे के दौरान कोई भ्रम ना हो। अगर आपकी जमीन आपके दादा या फिर परदादा के नाम पर है और फिर वह 1985 या 2000 से पहले की है तो फिर आपको उसकी वंशावली बनवानी होगी। दोस्तों, बिहार के बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के जरिए
पक्का मकान की सुविधा दी जाएगी। इसीलिए इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 10 जनवरी से घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, पक्का घर नहीं है या वे बेघर हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी दी गई है। सरकार की ओर से आखिरी बार 2018-19 में सर्वे कराया गया था, जिसमें चयनित 11 लाख लाभार्थियों को अभी आवास मिलना बाकी है। इनमें से इस साल 2,40,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये सर्वेक्षण बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट लेवल के कर्मी, पंचायत सेवक और पंचायत सचिव की मदद ली जाएगी। ये सर्वे 31 मार्च को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के दौरान कर्मी घर घर जा करके ये देखेंगे कि किन परिवारों के पास पक्का मकान है या फिर वे झोपड़ी में रहते हैं या फिर बेघर हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए कई तरह के मापदंड तय किए गए हैं, जैसे कि परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर में 2 पहिया या फिर 3 पहिया वाहन नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ परिवार के पास किसी तरीके की जमीन ना हो, वे बेघर हो, भीख मांग करके दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के 26 जिलों में ऑटोमेटिक चालान व्यवस्था लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत 72 प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और फिर ANPR यानी कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ स्वचालित तरीके से चालान जारी करना है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और फिर सुरक्षित बनाया जा सके। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से राज्य सरकार को बिहार सरकार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ चालान प्रक्रिया भी पारदर्शी और फिर तेज होगी। ANPR कैमरा वाहन की नंबर प्लेट से को स्कैन करके उसका डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और ट्रैफिक उल्लंघन को होने पर स्वचालित रूप से चालान जारी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना के तहत कैमरे की स्थापना और फिर उसके रख रखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या को भी घटाया जा सकेगा। इस पहल का लक्ष्य शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को हल करना और स्मार्ट शहरों के निर्माण की दिशा में एक कदम और बढ़ाना है। दोस्तों, मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। नीतीश की कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 55 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के यानी कि बिहार के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। इस कैबिनेट मीटिंग में बिहार पुलिस कर्मियों की तरह बिहार अग्निशमन संघ के तहत कोटि के कर्मियों को एजेंडों को स्वीकृति मिली है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी ने कांग्रेस की सीटों में बड़ी कटौती करके का संकेत दिया है। तेजस्वी यादव को भी आंख दिखा चुके हैं। कांग्रेस को साफ साफ कह चुके हैं कि अपना रास्ता देख लो। नीतीश कुमार के लिए अपना दरवाजा खोल करके रखा है। नीतीश कुमार को लेकर के सबके जहन में एक बार फिर से ये सवाल है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये सवाल। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने इनका संकेत तो पहले ही दे दिया है। तेजस्वी यादव सब कुछ चुपके करना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने पर्दा हटा दिया। जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, सबकी निगाहें फिर से नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने तो साफ कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, जबकि तेजस्वी यादव अभी पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि उनका डर दिखा करके चाचा बीजेपी के साथ सौदा ना कर ले। जब तेजस्वी यादव राहुल गांधी के कांग्रेस को भी सीधा संदेश दे चुके हैं, या तो राजद की बात मान करके पिछलग्गू बने रहिए, वरना हाथ जोड़िए और फिर पीछा छोड़िए। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि पिता पुत्र दोनों अलग अलग चाल क्यों चल रहे हैं। दरअसल आरजेडी हर सियासी संभावनाओं का गेट खोल करके रखना चाहती है। कांग्रेस को फटकारने के पीछे तेजस्वी यादव की एक सोची समझी चाल है, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव को खूब पता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। हरियाणा और फिर महाराष्ट्र चुनाव में हार से कांग्रेस टूटी हुई है। इंडिया गठबंधन के अन्य साथी उसे घेर रहे हैं। ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, सभी के टारगेट पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही है। कांग्रेस के कई नेता
नेता ये इशारा कर चुके हैं कि कांग्रेस अब राजद की पिछलग्गू नहीं बनकर के रहना चाहती है। बिहार में 1990 के बाद से कांग्रेस राजद की पिछलग्गू बनकर के रही है, जब राजद के बगैर उसका सियासी वजूद बिहार में कभी भी नहीं रहा है। मगर अब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होकर के चलना चाहती है, इसलिए कांग्रेस के तेवर दिख रहे हैं। वे साफ साफ कह चुके हैं कि उसे पिछली बार जितनी सीटें 70 सीटें दी थी और इस बार भी 70 सीटें ही चाहिए। दोस्तों, बिहार में ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी कि HMPV की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि HMPV की जांच बिहार में शुरू हो गई है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पटना के IGIMS में इस बीमारी की आधिकारिक लक्षणों वालों के 3 सैंपलों की जाँच की गई है। इसमें से किसी भी मरीज में HMPV की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर HMPV के संभावित प्रसार को देखते हुए बिहार के अस्पतालों में शनिवार को मॉक ड्रिल के लिए संदेश दिए गए हैं, यानी कि आज। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि HMPV की जांच का दायरा जल्द ही बढ़ाया जाएगा। जब पटना स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी भारत सरकार से बात करके जांच की व्यवस्था कराई जा रही है, जहां पर 13 जनवरी से जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। जब सोमवार से यहां पर जांच शुरू कर दी जाएगी, जिससे मरीजों के टेस्ट में सुविधा मिलेगी। जब पांडे ने बताया है कि HMPV एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जिसका लक्षण कोविड-19 के समान है। जब पिछले कई दिनों से चीन के कुछ प्रदेशों में रेस्पिरेटरी लक्षण वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन द्वारा इसे मौसमी इन्फ्लुएंजा माना जा रहा है। बिहार में HMPV के प्रसार के पहले तैयारियों को लेकर के सभी 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की क्रियाशीलता की जांच के लिए मॉक ड्रिल होगी। कोरोना काल के समय से अब तक की ये 7वीं मॉक ड्रिल होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में DK टैक्स चल रहा है, जहां पर बड़े अधिकारी किसी कार्य को निपटाने के लिए कथित रूप से अनिच्छुक हैं। सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि ना तो DGP की चल रही है और न ही मुख्य सचिव की चल रही है। नीतीश सरकार कहीं जाती है तो फिर उन्हें नहीं लेकर के जाते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि रिटायर अधिकारियों के जरिए पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी से काम नहीं बनता है तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है। इससे यह साफ होता है कि बिहार में शासन और फिर प्रशासन का हाल बेहाल हो चुका है। इंडिया गठबंधन पर उठाए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका बयान दिल्ली के संदर्भ में था, जहां पर आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हंगामा है। चुनाव के वक्त बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। दोस्तों, खरमास और ठंड के कारण बिहार की राजनीति थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन दही चूरा के साथ ही ये वापस से नई रफ्तार पकड़ लेगी और फिर पटरी पर दौड़ने लगेगी। क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा अभी राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी में लग जाएगी और एक साथ जुटान से बातचीत में ही रणनीति भी तैयार हो जाएगी। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस बार दही चूरा भोज में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी तैयार होगी। दरअसल बिहार के लिए ये साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और फिर इसकी वजह साफ है कि ये चुनावी साल है और फिर इस साल जो कुछ भी होगा ये अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। ऐसे में साल के पूर्व से हर किसी को काफी नएपन का भरोसा है। जहाँ सबसे पहले राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के साथ एनडीए के विधायक और फिर विधान पार्षद सदस्यों के मन में गुदगुदी शुरू हो गई है। इसके बाद एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से वैसे नेता जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं, उनका इस भोज में दही तिलक के साथ विजय अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार किनका दही तिलक होता है और कौन सिर्फ दूर दूर से निहारते रह जाते हैं। वहीं पर 15 जनवरी को एक और नई सियासी खिचड़ी जिस घर में पकने वाली है वह घर है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का। रालोसपा दही चूरा भोज के साथ ये तय कर सकती है कि उनकी गाड़ी किसके साथ इस विधानसभा चुनाव में दौड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस भोज में न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के भी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है और उनके पुराने जख्म अभी भी पूरी तरीके से भरे नहीं हैं या कह ले कि अभी ताजे हैं। ऐसे में ये चाहेंगे कि इनके जख्म भरने का इंतजाम पुराने लोग कर दें या फिर नए दोस्त के साथ मिलकर के अपने जख्मों का इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अब तक आमरण अनशन पर है। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। जहाँ कल उनके अनशन का 8वां दिन था, जहाँ हालांकि आज 9वां दिन है। हालांकि प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है कि उनके स्वास्थ्य में अब काफी सुधार हुआ है। इस सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सुधार होने की वजह से उन्हें दिया जाने वाला विशेष दवा का असर है, जहाँ उन्हें चिकित्सकों के द्वारा सामान्य भोजन और फिर
निर्धारित दवाओं का पालन करने की सलाह दी गई है, लेकिन ये नियमित भोजन और फिर दवा लेने के लिए इनकार कर रहे हैं। जी फिलहाल क्लिनिकल टीम उनके साथ बनी हुई है जो कि प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। जो गुरुवार को प्रशांत किशोर के वकील अमित कुमार सबके सामने हैं, उन्होंने बिहार सरकार को 5 बिंदुओं पर घेरने की कोशिश की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुरूप पश्चिमी चंपारण के पथरी घाट से बरवट सेना पुल कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं पर शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस की सिपाही, हवलदार तथा सहायक और निरीक्षक की तरह बिहार अग्निमिशन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। वहीं पर पूर्वी चंपारण के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा के अनुरूप वैशाली के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण, ताजपुर महुआ चंपारण लाइन, ताजपुर में 132 kV के 2 लाइन के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। और भी कई सारी योजना है जिसको स्वीकृति दी गई है। 55 एजेंडों पर मुहर लगी है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2025 से शुरू होंगे और फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 होगी। यह बिहार डीएलएड एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो बिहार में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहते हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10+2 पास होनी चाहिए। एससी, एसटी और अन्य समान आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट है। जब 50% या फिर इससे अधिक अंक वाले उम्मीदवारों के योग्य माने जाएंगे यदि उन्होंने उर्दू की शिक्षा लेने वाले किसी संस्थान में अध्ययन किया हो। विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल स्कोर में 5% की छूट दी जाती है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और फिर सामाजिक प्रवेश विषयों से जुड़े हुए कुछ पाठ्य अलग से जुड़े गए हैं। जहाँ वहीं पर 1ली से 5वीं तक की किताबें पूर्व तक की तरह ही एससीईआरटी की ओर से तैयार की गई है। इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है। यह शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुँचा दी जाएगी, ताकि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हो जाए। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाने को लेकर के युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रही है। इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। जब विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड निरंतर किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। दोस्तों, अगर आप छपरा, पटना, भागलपुर समेत बिहार के कई शहरों से गुजरते हुए गुजरात जा रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने तकनीकी कारणों से कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला कर दिया है। रेलवे यात्रियों से अनुरोध किया है कि परेशानी से बचने के लिए शेड्यूल देख करके घर से निकले। वहीं पर कुछ ट्रेनों का स्टेशन में बदलाव भी किया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार 13 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक बिहार के तमाम शहरों से गुजरात जाने वाले ट्रेनें प्रभावित हो रहेंगी। या वहीं पर सूरत स्टेशन डेवलपमेंट की वजह से कई ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से चलाई जाएगी। बिहार के समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के सीपीआरएम यानी कि सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने बीजेपी नेताओं को लेकर के विवादित बयान दिया है। दरअसल अजय कुमार ने विभूतिपुर के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता पर गौमांस खाने का भी आरोप लगाया है। ये बातें अजय कुमार ने बीते 3 जनवरी को विभूतिपुर के दिवंगत पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश श्रद्धांजलि सभा के दौरान अपने भाषण के बीच कही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए एक
देश एक चुनाव और फिर समान नागरिक संहिता की चर्चा करते हुए कहा है कि इस देश RSS और फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हुकूमत है। जब गोवा, पुडुचेरी और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वह मांसाहारी है कि नहीं, जिस पर बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं। गाय हमारी माता है, इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता है। वहीं पर भाजपा के लोग गाय का मांस खाते हैं। वो इतने पर ही नहीं रुके, इसको लेकर के उन्होंने बीजेपी और RSS के लोगों को चुनौती तक दे डाली है कि वह इस पर उनसे बात करें या वह इस मुद्दे पर वह बात करने के लिए तैयार हैं। अजय कुमार ने कहा है कि इस देश की जो सबसे बड़ी बीफ कंपनी है उसका नाम सुनने पर लगता है कि वह किसी मुसलमान का है, लेकिन वह मुस्लिम का नहीं बल्कि वह हिंदू का है और वह RSS से जुड़ा हुआ है। उस पर वे लोग कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वे लोग चुनाव में पैसे देते हैं। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव और कॉमन सिविल कोड की वह बातें नहीं करता। वे लोग पूरे देश में इसके सारे संप्रदाय एकता की जहर घोल करके एक बार फिर से इस देश के अंदर हिंदुत्व की भावनाओं को जगा करके अपनी बहुमत हासिल करना चाहता है। पिछले चुनाव में जो 63 सीट वे लोग हार गए हैं उसे हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान युवा मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने पटना के कुर्जी स्थित बिहार विद्यापीठ परिसर में आयोजित श्रद्धा क्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी है। किशोर कुणाल महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव और फिर बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्होंने जाति, धर्म और फिर पंथ से ऊपर उठ करके मानवता की सेवा की है, जो कि देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जीतन राम मांझी ने किशोर कुणाल के प्रशासनिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि पुलिस विभाग में रहते हुए भी उनकी छवि बेदाग रही है। उन्होंने सैकड़ों संस्थानों की स्थापना की और सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर काम किया है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि ऐसे महान व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं पर इंडिया गठबंधन में टूट पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने इसे बिना मकसद का गठबंधन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन केवल सत्ता के लिए बना था और इससे कोई ठोस उद्देश्य नहीं था इसका। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव गठबंधन के बड़े नेता नहीं हैं और फिर उनके बयान केवल मनोरंजन के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे एनडीए में पहाड़ की तरह डटे हुए हैं और भविष्य में भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, साइबर ठगों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब किसी को डिजिटल अरेस्ट करके उसके पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं तो फिर किसी को किसी लिंक के माध्यम से चुनाव लगाया जा रहा है। अब साइबर शातिरों ने ठगी का नया तरीका खोज लिया है और खास करके बिहार के लोग इस जाल में उलझ रहे हैं। साइबर ठगों ने इसे जंप डिपॉजिट स्कैम नाम दिया है। अगर आप इसे सतर्क नहीं हो सकते तो फिर अगला नंबर आपका हो सकता है, जहाँ मेहनत करके जुटाए हुए आपके पैसे खत्म हो सकते हैं। साइबर ठगों ने जंप डिपॉजिट स्कैम से अब लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया है। इस तरीके के स्कैम में साइबर शातिर पहले उस व्यक्ति को टारगेट करता है या जिसके बैंक खाते को वे खाली करने के फिराक में है या उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने का वो नोटिफिकेशन भेजता है। जैसे ही वह व्यक्ति बैलेंस चेक करने के लिए पासवर्ड डाल करके अपना UPI अकाउंट खोलता है तो वैसे ही वो खाता खाली हो जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें अपने ID का पिन नंबर या फिर लिंक आदि जानकारी को भी शेयर नहीं करना पड़ता है। इस तरीके की ठगी करने के लिए साइबर शातिर पहले उस आदमी को टारगेट बनाता है और फिर उसके अकाउंट में 500 रुपये से 2000 रुपये भेज करके उसे लालच देता है। इसके बाद उसे चूना लगा देता है। जब पटना में साइबर थाने के SDPO राघवेंद्र मणि त्रिपाठी भी बताते हैं कि ये स्कैम साइबर शातिरों का बिल्कुल भी नया तरीका है, क्योंकि पुराने तरीके को पुलिस ने डिकोड कर दिया था, इसलिए अब वे जंप डिपॉजिट स्कैम से युवाओं को खास करके टारगेट बना रहे हैं। जब वैसे लोग जो UPI पिन डालने में कम सावधानी बरतते हैं वे खास करके अधिक टारगेट बनते हैं। करीब आधा दर्जन मामलों में ऐसे ही स्कैम की संभावना दिखती है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की नियुक्ति प्रक्रिया के चौथे चरण के जरिए 80,000 से ज्यादा शिक्षकों के पदों पर बहाली करने की योजना बना रहा है। TRI 4 में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में खाली पड़े पदों को भी चौथे चरण में भरने की प्रक्रिया शामिल किया जाएगा। जब तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 21,397 पद खाली रह गए हैं, जिन्हें चौथे चरण में शामिल करा करके भरा जाएगा। जब वहीं पर TRI 3 में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है।
दोस्तों, लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है, जो हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि इम्यूनिटी थेरेपी दवा लिवर कैंसर के उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिनका इलाज ऑपरेशन से संभव नहीं है। जब मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित इस रिसर्च के अनुसार ये दवा ट्यूमर की ग्रोथ को धीमा करने में मदद कर सकती है और ये मरीजों को लंबे जीवन प्रदान कर सकती है। यह रिसर्च के मुताबिक लिवर कैंसर के उन मरीजों पर यह दवा प्रभावित साबित हुई है जिसकी सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी के जरिए इलाज संभव नहीं था। इम्यून थेरेपी की इस नई दवा ने कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने और ट्यूमर के फैलाव को धीमा करने में प्रभावी नतीजे दिए हैं। इस दवा का काम शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करना है ताकि वे कैंसर सेल्स से लड़ सके। इम्यून थेरेपी दवा शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके कैंसर के ट्यूमर को टारगेट करती है। ये दवा उन प्रोटीन को ब्लॉक करती है जो कैंसर सेल्स को शरीर के इम्यून सिस्टम से छिपने में मदद करते हैं। इसका सीधा असर ट्यूमर की ग्रोथ पर पड़ता है और फिर वह आगे बढ़ने से रुक जाता है। दोस्तों, बिहार के सरकारी दफ्तरों में जल्द ही एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और फिर गति को सुनिश्चित करना है। इस बदलाव की घोषणा बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने की है। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने जा रही है जो कि सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब मुख्य सचिव ने कहा है कि ये नया सिस्टम सरकारी दफ्तरों में कामकाजी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाएगा जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। साथ ही ये सिस्टम सरकारी कार्यों में दक्षता और फिर गति सुनिश्चित करेगा ताकि जनता को त्वरित सेवा मिल सके। ई ऑफिस प्रणाली के जरिए सरकारी कागजात और फिर दस्तावेजों का डिजिटल रूप में आदान प्रदान होगा जिससे काम में अधिक पारदर्शिता आएगी और फिर दफ्तरों के भीतर पेपर वर्क की समस्या को कम किया जा सकेगा। इस नए सिस्टम को सफल बनाने के लिए बिहार राज्य सरकार सभी सरकारी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके माध्यम से कर्मचारियों को डिजिटल सिस्टम और फिर ई ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सिखाया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सभी कर्मी इस प्रणाली के साथ अच्छे से काम कर सके और किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन का सामना न करना पड़े। जब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया है। ये लिस्ट सरकारी कर्मचारियों के विवरण को रिकॉर्ड करेगी जिससे उनकी कार्यशैली और फिर प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा सकेगी। इससे प्रशासन में सुधार और फिर पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत से बिहार सरकार उम्मीद करती है कि सरकारी दफ्तरों के कामकाजी माहौल में बड़ा बदलाव आएगा। इस प्रणाली के लागू होने के बाद न केवल सरकारी प्रक्रियाओं की गति में वृद्धि होगी बल्कि भ्रष्टाचार और फिर लेत लतीफी की समस्या भी कम होगी। डिजिटल दस्तावेजों और फिर प्रोसेसिंग से कर्मचारियों के काम में भी आसानी होगी जिससे राज्य में यानी कि बिहार में प्रशासनिक कार्यशीलता कुशलता में इजाफा होगा।